नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, द स्मार्ट स्टडी जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रामबाबू प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 10 की विज्ञान विषय की इस सिलेबस की इस कड़ी में आज हम जो पाठ कल शुरुआत की थी हमने उस पाठ का एक दूसरा अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम है परिनालिका एवं विद्युत मोटर। आज हम परिनालिका, विद्युत मोटर और विद्युत मोटर की कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि चुंबक क्या होती है, चुंबक के सिरे कितने होते हैं, चुंबक के सिरे कितने होते हैं, जो उत्तर की दिशा पर इंगित करता है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जो दक्षिणी दिशा को इंगित करता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसके साथ ही हमने चर्चा की थी किसकी, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम की बात की थी, जिसमें हमने बताया था कि किसी धारावाही चालक को हम दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे, जबकि मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे। इसके साथ ही हमने और भी कई ऐसे छोटे छोटे टॉपिक पढ़े थे जिसमें हमने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ा और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साथ साथ हमने उस अध्याय के अंदर पढ़ा कि जो वृत्ताकार पास होती है, किसी धारावाही चालक से जो वृत्ताकार पास बनाया जाता है, उस वृत्ताकार पास में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो पथ होता है वो किस प्रकार से होता है। तो हमने पढ़ा था कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो वृत्ताकार पास से दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है और हमने देखा था कि तार के चारों तरफ, प्रत्येक भाग में तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक संकेंद्रीय वृत्तों का निर्माण करती है और जैसे जैसे ये संकेंद्रीय वृत्त तार से दूर होते जाते हैं तो इनका निरंतर इनमें वृद्धि होती जाती है, अर्थात संकेंद्रीय वृत्तों में वृद्धि होती जाती है और इनका आकार में भी वृद्धि होती जाती है। और जो वृत्ताकार पास था उसके केंद्र तक आते आते हमें उस वृत्ताकार पास के केंद्र तक आते आते जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो सरल रेखा में प्रतीत होती दिखाई देती है। तो इसके साथ ही हमने पढ़ा था कि जो तार का प्रत्येक भाग होता है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए उत्तरदायी होता है। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है परिनालिका एवं विद्युत मोटर। तो आज हम परिनालिका के बारे में पढ़ेंगे। परिनालिका के बारे में पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि परिनालिका वास्तव में हम किस प्रकार से तैयार करते हैं। तो देखिए, हम एक विद्युत रोधी ऐसा कोई छड़ लेते हैं, उस छड़ के चारों तरफ यदि हम कोई तांबे का तार लपेट देते हैं, क्या लपेट देते हैं, कोई भी तांबे का तार बिल्कुल आपस में सटा हुआ इस प्रकार से रखें कि बिल्कुल उसमें निरंतर उसको लपेटा जाए, तो इस प्रकार से जो व्यवस्था बनती है और फिर उस तार में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। आगे चलते हैं हम और शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की जिसका नाम है परिनालिका। देखिए, आपको चित्र सामने दिख रहा होगा। इस चित्र में देखिए, यहाँ से ये जो आपको ये जो परिपथ दिख रहा है, देखिए ये यहाँ से विद्युत तार यहाँ से जा रहा है और इस प्रकार से ये देखिए यहाँ से फिर इस प्रकार से एक किसी जो क्या होता है, मतलब जो विद्युत रोधी जो रोड होती है उस रोड के चारों तरफ ये जो तांबे का तार है ये लिपटा हुआ है और लिपटने के पश्चात इसको ये देखिए इस प्रकार से एक विद्युत परिपथ का निर्माण कर रहा है। और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एक कुंजी लगी हुई है। क्या लगी हुई है यहाँ पे, कुंजी, और यहाँ पर कुछ विद्युत सेल लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, विद्युत सेल लगे हुए हैं। 3 सेलों का संयोजन यहाँ पर हो रहा है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो देखिए इस प्रकार से बनी ये व्यवस्था जिसमें हम कोई भी एक जो विद्युत रोधी वस्तु है उस वस्तु के चारों तरफ यदि तांबे का तार लपेट दें तो तांबे का तार लपेटने पर यदि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो हम देखेंगे कि उस जो विद्युत रोधी जो वस्तु थी, विद्युत रोधी जो छड़ थी, उस छड़ के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र, उस छड़ के अंदर से भी चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित होता रहता है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे रहती है, तो देखिए यहाँ पर जो परिनालिका है उसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करने लग जाता है जबकि दूसरा सिरा उसका दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य
करने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाता है, जिससे उत्तरी ध्रुव से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में आती है। तो उसी प्रकार से देखिए, कल हमने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक चित्र बनाया था, उस चित्र के अनुसार ही परिनालिका का चित्र यहाँ पे बना हुआ है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये चित्र किसका है। तो देखिए, ये जो चित्र बना हुआ है, ये चित्र है किसका? परिनालिका। किसका चित्र है ये? परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, आगे हम चलते हैं। परिनालिका की बात करते हैं, तो यहां पर टॉपिक डालते हैं परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा की बात करते हैं कि यदि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि परिनालिका वास्तव में होती क्या है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि किसी विद्युत रोधी पर पास पास लिपटे तांबे के तार की बेलनाकार आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। परिनालिका कहते हैं। देखिए, क्या लिखा हमने? किसी विद्युत रोधी पर पास पास लिपटे तांबे के तार की बेलनाकार आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को, मतलब देखिए, यहाँ पर एक विद्युत रोधी है, उस विद्युत रोधी के चारों ओर पास पास हमने तांबे का तार लपेट दिया है, जिससे एक बेलनाकार आकृति बन गई है। उस बेलनाकार आकृति में अनेक फेरे हैं, जो तांबे के तार है उसमें अनेक फेरों वाली एक कुंडली का निर्माण होता है। उस कुंडली को ही हम क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मोस्ट बातें क्या क्या है कि जब इस परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, हम लिखेंगे परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित परिनालिका में विद्युत धारा तो लिखा ही नहीं हमने। परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वास्तव में एक सिरा
उत्तरी ध्रुव, चुंबक के उत्तरी ध्रुव, चुंबक के उत्तरी ध्रुव, चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति, दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। देखिए परिनालिका क्या होती है, पहले तो हमने ये समझा क्या होती है परिनालिका कि किसी विद्युत रोधी पर यदि पास हमने तांबे के तार लपेट दिए हैं और तांबे के तार लपेटने पर एक बेलनाकार आकृति बन जाती है। उस बेलनाकार आकृति में अनेक फेरों वाली एक कुंडली का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। और उस परिनालिका में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, क्या प्रवाहित कर दें, जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक, ये जो धारावाही चालक होता है, उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ भी देखिए जब परिनालिका में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो परिनालिका होती है उसका एक सिरा तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करने लग जाता है, जबकि दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करने लग जाता है। आगे हम लिखते हैं इसके बारे में, देखिए दूसरी बात लिखते हैं, परिनालिका के भीतर, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं, समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है। किसकी भांति होती है, देखिए परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है। किसके अंदर, परिनालिका के अंदर। जबकि हम लिखेंगे, जबकि सिरों पर चुंबक की भांति चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन करती है, आगे बात समझ में। तो परिनालिका में तो सरल रेखाओं की भांति, समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है, जबकि सिरों पर चुंबक की भांति चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन करती है। अगली बात हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, देखिए परिनालिका के अंदर हम पढ़ेंगे, परिनालिका के भीतर
परिनालिका के भीतर एक समान परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। यह आपके परिनालिका का टॉपिक कंप्लीट होता है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा से क्या होता है। तो देखिए, किसी विद्युत रोधी पर पास लिपटे तांबे के तार की बेलनाकार आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को हम क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। और यदि परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वास्तव में क्या होता है? तो देखिए, वास्तव में उसका एक सिरा चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। और इसके पश्चात हमने क्या पढ़ा कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है, जबकि सिरों पर चुंबक की भांति चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन करती है। फिर हमने क्या पढ़ा कि परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। एक समान का मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज्यादा हो कहीं पे कम हो, एक समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र वहां पर उत्पन्न होता है। यह आपका परिनालिका का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। आपको एक चित्र दिख रहा होगा, ये भी किसका चित्र है? परिनालिका का। तो देखिए, परिनालिका से हम एक चीज और पढ़ेंगे, और वो क्या पढ़ेंगे? देखिए, इस चित्र का नाम है, इस चित्र का नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पे, परिनालिका द्वारा विद्युत चुंबक का उपयोग। ये इस चित्र का नाम हो जाएगा, परिनालिका द्वारा विद्युत चुंबक का उपयोग। तो देखिए, टॉपिक भी अपना यही रहेगा। टॉपिक भी क्या रहेगा अपना? विद्युत चुंबक। क्या रहेगा? विद्युत चुंबक अपना टॉपिक रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, विद्युत चुंबक की बात करेंगे और बात हम यही करेंगे कि हम क्या करते हैं। तो हम देखिए, एक परिनालिका लेते हैं। क्या लेते हैं? हम परिनालिका लेते हैं और उसमें हम एक स्टील की छड़ इसके अंदर लगा देते हैं। परिनालिका के अंदर हम एक स्टील की छड़ लगा देते हैं और हम क्या देखते हैं कि जब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो अंदर का जो स्टील होता है वो स्टील बिल्कुल प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और प्रबल चुंबक की भांति व्यवहार करता है। और इस चुंबक को हम क्या बोल देते हैं? इस चुंबक को क्या बोल देते हैं हम? तो इस चुंबक को हम बोल देते हैं विद्युत चुंबक। क्या बोल देते हैं? विद्युत चुंबक इसको बोल देते हैं। तो देखिए, क्या करते हैं, एक बार परिभाषा लिखते हैं इसकी। परिनालिका के भीतर परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी नरम लोहे को परिनालिका के भीतर
परिनालिका के भीतर रखकर परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में चुंबक बनाने में किया जाता है। देखिए, परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी नरम लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। यहाँ पर लोहे के बजाय हम स्टील भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि किसी परिनालिका के भीतर हम नरम लोहे की एक छड़ लेते हैं, उस छड़ को परिनालिका के भीतर लगा देते हैं, तो जब उसमें परिनालिका में प्रबल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उससे उस नरम लोहे की जो छड़ होती है उसको क्या बना दिया जाता है, चुंबक बना दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे विद्युत चुंबक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबक कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिख रही है छड़, ये किसकी छड़ है, नरम लोहे की छड़ है। किसकी छड़ है, नरम लोहे की छड़। और ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, ये है परिनालिका। इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये है परिनालिका, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे ये है बैटरी। के का मतलब कुंजी आप लोग जानते हो, ये माइनस है, ये प्लस है, धनायन और ऋणायन है, ठीक है। ये परिनालिका है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपके छड़ है ये किसका काम करेगी, ये विद्युत, ये छड़ किसका काम करेगी, यहाँ पे ये छड़ काम करेगी विद्युत चुंबक का। किसका काम करेगी, ये विद्युत चुंबक का कार्य यहाँ पर करती है। आगे बात समझ में। अब आगे हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए, आपको एक हाथ का चित्र दिख रहा होगा जिसमें अंगूठा, एक अंगुली है और एक अंगुली, बिल्कुल तीनों अंगुलियां एक दूसरे से लंबवत कोण पर मुड़ी हुई है। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपको हाथ दिख रहा है, ये हाथ कौन से नियम की ओर इंगित कर रहा है, तो इस नियम का नाम हो जाएगा फ्लेमिंग का। अच्छा, एक बात और बताना मैं भूल गया आपको, देखिए एक बात मैं नोट लगा के यहाँ पर लिखवा देता हूं, नोट लगा के एक लाइन लिखवा देता हूं आपको। और वो लाइन क्या है, देखिए किसी चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, किसी चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि अगर प्रतिच्छेद करेगी तो क्या होगा बताओ। देखिए यदि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं अगर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो फिर प्रतिच्छेद बिंदु पर हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दो दिशाएं इंगित करना प्रारंभ कर देती है।
इसीलिए ऐसा करना संभव नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का दो दिशाएं बताना संभव नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दिशा में होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ। तो देखिए प्रतिच्छेद नहीं करती है क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रतिच्छेद बिंदु पर ये दो दिशाओं को दर्शाती है, जो असंभव है। ये बात मैं आपको लिखाना भूल गया था, अचानक याद आ गई तो मैं लिखा दूं कि देखिए कि चुंबक की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उस प्रतिच्छेद बिंदु पर ये दो दिशाएं दर्शाना शुरू कर देती है। अब दो दिशाएं अगर ये दर्शाएगी तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा तो एक ही होती है। किधर होती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। इसीलिए दो दिशाएं बताना चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए संभव नहीं है। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। आगे हम चलते हैं और ये जो नियम था इस नियम की बात करते हैं। तो देखिए ये नियम है फ्लेमिंग। किसका नियम है ये? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। किसका नियम है ये? फ्लेमिंग का नियम है। और कौन से हाथ का नियम है? वाम हस्त का नियम। तो देखिए इसका पहले तो आपको इस नियम का जो नाम है वाम हस्त नियम, इसको समझना पड़ेगा। फ्लेमिंग तो इसलिए आया क्योंकि फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने यह नियम दिया था और इसीलिए इसका नाम पड़ गया फ्लेमिंग का नियम। परंतु यहाँ पर आ रहा है वाम हस्त। वाम का मतलब होता है बायां और दक्षिण का मतलब होता है दायां। तो यहाँ पर वाम शब्द का अर्थ है बायां हाथ। कौन सा हाथ? बायां हाथ। और ये नियम क्या कहता है? देखिए चित्र को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। ये नियम कहता है कि अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से रखिए, अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से रखिए कि जो अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, देखिए यहाँ पर ये तो अंगूठा है, ये तर्जनी अंगुली है और ये मध्यमा है। तो अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा ये तीनों एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो। किस प्रकार से? तो देखिए ये जो स्थिति है ये आपको दिख रहा होगा। देखिए मेरा अंगूठा ऊपर की तरफ है, तर्जनी उंगली बिल्कुल सीधी मतलब क्षैतिज दिशा में है, जबकि यहाँ पर ये जो मध्यमा है ये तर्जनी के भी लंबवत है जबकि ये अंगूठे के भी लंबवत है। तो यहाँ पर इस प्रकार से फ्लेमिंग ने कहा कि अपने हाथ को इस प्रकार से रखिए कि जो अंगूठा है और ये जो तर्जनी उंगली है और ये जो मध्यमा है, मध्यमा जो है यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करेंगे ये जो तर्जनी अंगुली है, ये तर्जनी अंगुली किसको व्यक्त करेगी? चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगी। तर्जनी अंगुली किसको व्यक्त करेगी? चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगी। जबकि मध्यमा, ये मध्यमा है, ये मध्यमा किसको व्यक्त करती है? ये विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करती है। जबकि जो अंगूठा है ये चालक की गति को प्रदर्शित करता है। और यही क्या है? फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम है। देखिए हम इस नियम के बारे में लिखते हैं कि ये नियम क्या कहता है। तो देखिए इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार अपने बाएं अपने बाएं हाथ की
तर्जनी अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठे, देखिए इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। क्या हो? लंबवत हो। देखिए इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। अब इसके पश्चात देखिए क्या होगा, अगर लंबवत हो तो क्या होगा, तो देखिए हो तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा, देखिए तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है। देखिए हमने क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर क्या हो, लंबवत हो। जब लंबवत होंगे तो ये किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, देखिए तो कहा जा रहा है कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है। अब तर्जनी और मध्यमा का तो बता दिया है, परंतु अंगूठा किसकी तरफ व्यक्त कर रहा है, तो देखिए अब अंगूठे के बारे में लिखते हैं। अंगूठा क्या कह रहा है, संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा अंगुली प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को, जबकि अंगूठा चालक की गति की दिशा को संकेत करता है। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा को
चालक की गति की दिशा को व्यक्त करता है। चालक की गति की दिशा को व्यक्त करता है। इसे ही फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं। इसे ही फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं। तो देखिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या हो गया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इस नियम के अनुसार अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तर्जनी, जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, जबकि मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे, जबकि अंगूठा चालक की गति की दिशा को व्यक्त करे। और यही क्या है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है। यहां पर मैं लिख भी देता हूं। देखिए जो ये अंगूठा है, अंगूठा किसको व्यक्त कर रहा है, चालक की गति, चालक की गति की दिशा को व्यक्त कर रहा है, जबकि अंगुली, तर्जनी जो अंगुली है वो किसको व्यक्त कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जबकि जो मध्यमा अंगुली है ये किसको व्यक्त कर रही है, देखिए ये कर रही है विद्युत धारा। किसको व्यक्त कर रही है, विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त कर रही है। और चित्र का नाम क्या हो जाएगा, चित्र का नाम हो जाएगा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। वाम हस्त नियम, ये यहां पर चित्र का नाम हो जाएगा। आशा करता हूं आपको फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, और चलने से पहले देखिए हम कुछ बातें और लिखते हैं। और यहाँ पर सबसे मोस्टली बात क्या लिखते हैं कि जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है ये कहां कहां पर उपयोग में होता है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं कि यह इस नियम का उपयोग, इस नियम का उपयोग कहां कहां हो सकता है। देखिए तो विद्युत मोटर में इसका उपयोग होगा, माइक्रोफोन, ध्वनि विस्तारक यंत्र, इसके अलावा जो भी माइक्रोफोन हो गया, इसके अलावा ध्वनि विस्तारक यंत्र हो गया, विद्युत मोटर हो गई, विद्युत जनित्र हो गया, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर की मोटरें हो गई। इन सभी के अंदर जो MP3 प्लेयर हो गए, इन सभी के अंदर कौन सा नियम लागू होता है, वाम हस्त का नियम लागू होता है। अर्थात वाम हस्त का नियम कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की दिशा में जब परिवर्तन होता है तो दोनों में एक साथ परिवर्तन होता है। विद्युत धारा की दिशा में यदि परिवर्तन हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन होगा, और इससे कारण ही किसी चालक में गति उत्पन्न होगी। इसलिए यहाँ पर जो विद्युत मोटर है इन सभी में किसका उपयोग किया जाता है, वाम हस्त के नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम का उपयोग किया जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, देखिए इस नियम का उपयोग विद्युत मोटर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन आदि युक्तियां
आदि युक्तियों में होता है। देखिए आगे बात समझ में। अब इसके पश्चात हम अगला टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या रहेगा? उस टॉपिक का नाम रहेगा विद्युत मोटर। क्या नाम रहेगा उस टॉपिक का? विद्युत मोटर। तो अपना अगला टॉपिक रहने वाला है जिसका नाम है विद्युत मोटर। और ये जो विद्युत मोटर का जो टॉपिक है, जो विद्युत मोटर है, आपके हम सब के दैनिक जीवन में इसका बहुत ही अधिक महत्व है। हमारी हर दूसरी जो इलेक्ट्रिक आइटम है उसके अंदर जो भी घूमने वाली युक्तियां हैं, उन सभी युक्तियों में कहीं ना कहीं विद्युत मोटर लगी होती है। देखिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए किस किस की बात करेंगे। आप यदि पंखे की बात करोगे तो उसके अंदर भी क्या है? विद्युत मोटर। कूलर में भी क्या है? विद्युत मोटर। जो आपके एसी लगी हुई है, एयर कंडीशनर लगे होते हैं गर्मियों में, वे भी क्या क्या होते हैं? विद्युत मोटर पर कार्य करते हैं। इसके अलावा MP3 प्लेयर जो पुराने टाइम पे चलता था वो भी विद्युत मोटर के सहारे ही चलता था। DVD प्लेयर हो या CD प्लेयर हो, वे भी किसकी सहायता से चलते हैं? विद्युत मोटर की सहायता से चलते हैं। इसके अलावा और भी कई युक्तियां हैं, जैसे पानी के पंप हुए। पानी के पंप भी किस पर कार्य करते हैं? विद्युत मोटर के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। तो ऐसी कई युक्तियां हैं, विद्युत उपकरण है जो विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अर्थात हम ऐसी वस्तुओं में विद्युत मोटर का उपयोग काफी बहुतायत से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर विद्युत मोटर क्या होती है। क्या होता है, जब हम विद्युत जो मोटर होती है उसको जब हम विद्युत धारा देते हैं तो विद्युत धारा देने पर उसमें घूर्णन गति होने लग जाती है। कौन सी गति होने लग जाती है? घूर्णन। तो देखिए हम क्या दे रहे हैं उसको? विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। और विद्युत ऊर्जा देकर उसको किसमें बदल रहे हैं? यांत्रिक ऊर्जा में। तो बताइए उस युक्ति का नाम क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर। तो यहाँ पर परिभाषा भी हम लिख देंगे और परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? देखिए एक ऐसी घूर्णन युक्ति, एक ऐसी घूर्णन युक्ति, एक ऐसी घूर्णन युक्ति जिसमें एक ऐसी घूर्णन युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा में होता है। किसमें होता है? यांत्रिक ऊर्जा में होता है। क्या कहलाती है? विद्युत मोटर। क्या कहलाती है? विद्युत मोटर कहलाती है। देखिए एक ऐसी घूर्णन युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है, विद्युत मोटर कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत मोटर कहलाती है। विशेष बात क्या ध्यान रखनी है इसमें, तो मैं स्टार लगा के लिख देता हूं। इसका उपयोग, कुछ उपकरणों के नाम लिख देते हैं कि इसका उपयोग किन किन उपकरणों में होता है। तो देखिए इसका उपयोग विद्युत पंखों, इसका उपयोग विद्युत पंखों, रेफ्रिजरेटरों, मिश्रकों, मिश्रक जानते हो क्या होता है? मिक्सी, जूसर, ग्राइंडर, मिक्सर जो आप लोग जो घरों में काम में लेते हैं
उसे मिश्रक बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? मिश्रक। तो मिश्रकों, वॉशिंग मशीनों, वॉशिंग मशीनों, वॉशिंग मशीनों आदि में, वॉशिंग मशीनों आदि में किया जाता है, आदि में किया जाता है। इसके अलावा हम कूलर की बात कर सकते हैं, एयर कंडीशनर की बात कर सकते हैं। बहुत से उपकरण हैं, परंतु सबके बारे में नहीं लिखना है, बस कुछ उपकरणों के बारे में पता रहना चाहिए कि विद्युत मोटर का उपयोग हम किन किन उपकरणों में कर सकते हैं। तो इसका उपयोग विद्युत पंखों, रेफ्रिजरेटरों, मिश्रकों, वॉशिंग मशीनों आदि में किया जाता है। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा होगा, चित्र आपके सामने होगा, देखिए। और ये जो चित्र आपको दिख रहा है, किसका चित्र है? ये विद्युत मोटर का। मैं लिख देता हूं, चित्र किसका है? ये चित्र जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये विद्युत मोटर का चित्र है। किसका चित्र है? विद्युत मोटर का चित्र है। अब हम यहाँ पर जो ये चित्र दिख रहा है, इसकी सहायता से हम बात करेंगे किसकी? विद्युत मोटर की बनावट व क्रिया प्रणाली की बात करेंगे। तो टॉपिक रहेगा विद्युत मोटर, विद्युत मोटर की बनावट व कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली। देखिए आपको चित्र में दिख रहा होगा साफ साफ, ये जो दो, ये बीच में जो है इसको बोलते हैं हम कुंडली। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं कुंडली। तो देखिए ये जो आपको दिख रही है, इसका नाम है, क्या नाम है इसका? कुंडली नाम है। क्या नाम है? कुंडली। और ये जो दोनों तरफ ये शक्तिशाली जो ये दिख रहे हैं, एन और एस लिखे हुए, एन और एस के से ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या है? क्षेत्र चुंबक। क्या है ये? क्षेत्र चुंबक है। और इसके अलावा देखिए आगे जो ये नीले रंग की जो आपको दिख रही है, यहाँ पर रोड दिख रही है, इस रोड का क्या नाम है? धुरी। क्या नाम है इसका? धुरी इसका नाम है। और यहाँ पर देखिए दो अर्धवलयाकार, मतलब दो अर्धवलयाकार यहाँ पर ब्रुशें लगी हुई है, एक्स और वाई, एक्स और वाई, दो यहाँ पर ब्रुशें लगी हुई है। ये जो ब्रुशें हैं ये किसका कार्य करती है? ये दिक् परिवर्तक का कार्य करती है। अब यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे कि दिक् परिवर्तक क्या होता है। तो विद्युत धारा के मार्ग को बदल देना, अर्थात धनात्मक से ऋणात्मक दिशा में कर देना। क्यों? क्योंकि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली घूर्णन करना शुरू करती है। आधे घूर्णन के पश्चात यहाँ पर क्या होगा? आधे घूर्णन के पश्चात दोनों चुंबकों के मध्य जब घूर्णन करती है, तो आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा पर विपरीत बल कार्य करता है, जिसके कारण विद्युत धारा की दिशा को बदलना पड़ता है। इसीलिए ये जो अर्धवलयाकार जो ब्रुश है, ये ब्रुश किसका कार्य करते हैं? विद्युत को परिवर्तित करने का कार्य करते हैं, जिसे हम कहते हैं विद्युत को उत्क्रमित करना। देखिए ये जो कुंडली है, क्या होता है? जब हम किसी विद्युत बैटरी या किसी स्रोत के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, किसके अंदर? विद्युत मोटर के अंदर, तो जो कुंडली ए बी सी डी आपको दिख रही है, ये जो ए बी सी डी कुंडली होती है, ये अंदर ही अंदर घूर्णन करना शुरू कर देती है। जब ये घूर्णन करती है तो इसके घूर्णन में सहायता कौन करता है? ये अर्धवलयाकार जो ब्रुश लगी होती है, ये इसके घूर्णन में सहायता करते हैं। इनको हम दिक् परिवर्तक भी कहते हैं। ये दिशा बदलते जाते हैं और उसमें घूर्णन गति तीव्रता से बढ़ती जाती है। ये जो अंदर कुंडली है, इस कुंडली को देखो धुरी से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? धुरी से जुड़ी हुई है। तो इसको मिलाकर पूरा हम इस संरचना को हम बोलते हैं आर्मेचर। धुरी प्लस कुंडली को मिलाकर जो संरचना बढ़ती है, उस संरचना को हम क्या बोलते हैं? आर्मेचर कहते हैं। ये आपकी देखिए, ये इसमें हम बनावट विद्युत मोटर की देख रहे हैं। अब इसको हम लिख लेते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। तो देखिए सबसे पहले बनावट में हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम विद्युत मोटर में, विद्युत
मोटर में शक्तिशाली क्षेत्र चुंबकों के मध्य शक्तिशाली क्षेत्र चुंबकों के मध्य विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली होती है। कुंडली जिसका नाम है ABCD। देखिए ये A है, ये B है, और ये C और ये D। तो ABCD स्थित होती है। यदि आपको चित्र पता है तो चित्र को ध्यान में रखते हुए आप इसकी बनावट को बिना याद किए भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले हमने लिखा कि दो क्षेत्र चुंबकों के मध्य विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली होती है जिसका नाम है ABC और D। दूसरा पॉइंट हम इसके अंदर लिखते हैं। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसके अंदर होगा यह कुंडली क्षेत्र चुंबकों के मध्य इस प्रकार रखी होती है। कि इसकी भुजाएं अब इसकी भुजाएं कौन कौन सी है। एक तो AB है और एक CD है। एक तो AB और एक CD। तो इसकी भुजाएं AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। देखिए दो पॉइंट हमने लिखे। सबसे पहले कि विद्युत मोटर में शक्तिशाली क्षेत्र चुंबकों के मध्य विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली ABCD स्थित होती है। अब कैसे स्थित होती है उसके बारे में बताना है कि यह कुंडली क्षेत्र चुंबकों के मध्य इस प्रकार रखी होती है कि इसकी भुजाएं AB और CD चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। किसके लंबवत हो। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। तो ये नॉर्थ और साउथ है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र यहाँ कहाँ होगा। इसका दोनों दिशाओं में होगा। तो इसके लंबवत क्या रहेगी। यहाँ पर जो कुंडली है उसकी भुजाएं रहेगी। कौन कौन सी। एक तो AB और एक CD भुजा। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए तीसरा पॉइंट हम इसके अंदर लिखते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे। कुंडली के दो सिरे विभक्त वलय के दो अर्ध भागों
दो अर्धभाग कौन कौन से हैं? P और Q। देखिए दो अर्धभागों विभक्त वलय के दो अर्धभागों और विभक्त वलय कौन से हैं? देखिए ये आपको दिख रहे होंगे, ये जो विभक्त वलय होते हैं इनको हम P और Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो अर्धभागों P तथा Q से कुंडली के दो सिरे विभक्त वलय के दो अर्धभागों P तथा Q से संयोजित होते हैं या रहते हैं, लिख देते हैं, संयोजित रहते हैं। चौथा पॉइंट क्या होगा इसके अंदर? देखिए चौथा पॉइंट होगा ये वलय विद्युत रोधी धुरी से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? विद्युत रोधी धुरी से जुड़ी होती है। पांचवा पॉइंट देखो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे? पांचवा पॉइंट देखिए चित्र में हम, ये जो वलय होती है विभक्त वलय होती है, ये आगे जाके देखिए दो जो यहाँ पर ब्रुश दिख रही है एक्स और वाई जो दो ब्रुशें दिख रही है, तो ये दोनों ब्रुशों से जुड़े होते हैं। कुंडली के सिरे तो विभक्त वलयों से जुड़े होते हैं, जबकि ये जो विभक्त वलय होते हैं ये किससे जुड़ते हैं? एक्स और वाई दो ब्रुशों से जुड़े होते हैं। तो पांचवा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? देखिए P तथा Q के बाहरी चालक सिरे क्रमशः दो चालक ब्रुशों X तथा Y से स्पर्श करते हैं। किससे स्पर्श करते हैं? देखिए P तथा Q के बाहरी चालक सिरे, अंदर के सिरे तो क्या होते हैं? विद्युत रोधी, जो किससे जुड़े होते हैं? धुरी से जुड़े होते हैं। जबकि जो बाहर के चालक सिरे होते हैं वे चालक सिरे क्रमशः दो चालक ब्रुशों X तथा Y से स्पर्श करते हैं। जैसा चित्र में दिखाया गया है, X तथा Y दो ब्रुश हैं, इनके द्वारा ये जुड़े रहते हैं। और इन ब्रुशों के देखिए बाहरी सिरे किसके द्वारा जुड़े हैं? परिपथ के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो आगे हम क्या लिखेंगे? अगला पॉइंट देखिए, छठा पॉइंट हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? छठा पॉइंट हम लिखेंगे बैटरी से विद्युत धारा। मैंने अभी आपको क्या बताया है कि जो ब्रुशों के बाहरी सिरे होते हैं ये किससे जुड़े होते हैं? विद्युत परिपथ से। तो विद्युत परिपथ किससे बन रहा है? बैटरी से। तो बैटरी से जो विद्युत धारा है वो किसके माध्यम से अंदर जाएगी? ब्रुशों के माध्यम से जाएगी विभक्त वलय के पास, और विभक्त वलय से किसको मिलेगी? कुंडली को। कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित होकर दूसरे सिरे की जो विभक्त वलय Q है उसको मिलेगी, और विभक्त वलय Q से किसको मिलेगी? जो Y ब्रुश है उसको मिल जाएगी, और Y ब्रुश से वापस जो विद्युत धारा है वो कहाँ आएगी? वापस ऋणायन के पास में आ जाती है। तो देखिए बैटरी से विद्युत धारा ब्रुश X से होते हुए कुंडली ABCD व
ब्रुश वाई के दूसरे सिरे, ब्रुश वाई के दूसरे सिरे तक पहुंचती है। तथा वाई सिरे पर पहुंच के बैटरी के दूसरे टर्मिनल तक जाती है। तो देखिए, तथा बैटरी के दूसरे टर्मिनल तक पहुंचती है। तत्पश्चात 7वां पॉइंट क्या हो जाएगा? तत्पश्चात क्या होता है? जब विद्युत धारा कुंडली से होती हुई वापस पुनः बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर आ जाती है, तो इस स्थिति में जो विद्युत मोटर है उसके अंदर क्या उत्पन्न होता है? घूर्णन उत्पन्न होता है। और उस घूर्णन प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? उसको नियंत्रित करने के लिए क्या होता है? दिक् परिवर्तक होता है, जो विद्युत धारा को उत्क्रमित करता है। किसको? विद्युत धारा को उत्क्रमित करता है और घूर्णन गति को निरंतर बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, अंदर जाके दिक् परिवर्तक विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित करेगा और जो घूर्णन है उस घूर्णन को पूर्ण करने में सहायता करेगा। इस सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य करती है और घूर्णन गति करती है। तो देखिए, तत्पश्चात कुंडली में घूर्णन प्रारंभ होता है। कुंडली में घूर्णन प्रारंभ होता है। क्या प्रारंभ होता है? घूर्णन प्रारंभ होता है जो दिक् परिवर्तक द्वारा नियंत्रित रहता है। तथा विद्युत मोटर कार्य करती है। यह आपके विद्युत मोटर की बनावट और कार्य प्रणाली कंप्लीट होती है। देखिए क्या होता है, विद्युत मोटर की बनावट हमने 2 पॉइंट में पढ़ ली है। 3 पॉइंट में इसकी बनावट कंप्लीट होती है, उसके पश्चात हम इसके प्रणाली की बात करते हैं। तो देखिए, विद्युत मोटर में शक्तिशाली क्षेत्र चुंबकों के मध्य विद्युत रोधी तार की आयताकार कुंडली एबीसीडी स्थित होती है। यह कुंडली क्षेत्र चुंबकों के मध्य इस प्रकार रखी होती है कि इसकी भुजाएं एबी तथा सीडी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। तीसरे पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि कुंडली के दो सिरे विभक्त वलय के 2 अर्ध भागों P तथा Q से संयोजित रहते हैं। एक सिरा P से, एक सिरा Q से संयोजित रहता है और ये वलय विद्युत रोधी धुरी से जुड़े होते हैं। मतलब ये जो वलय होते हैं, ये किससे जुड़े होते हैं? एक धुरी से जुड़े होते हैं। ये वलय विद्युत रोधी धुरी से जुड़ी होती है। P तथा Q के बाहरी चालक सिरे क्रमशः 2 चालक ब्रुशों X तथा Y से स्पर्श करते हैं। मतलब इनके जो विद्युत रोधी सिरे होते हैं वो तो विद्युत रोधी जो धुरी होती है उससे जुड़े होते हैं, जबकि जो चालक सिरे होते हैं वो ब्रुशों से जुड़े होते हैं, जिसमें एक 2 ब्रुशें होती है, एक X और एक Y। फिर बैटरी से यदि विद्युत धारा ब्रुश X से होते हुए कहां पहुंचती है? कुंडली एबीसीडी में, और एबीसीडी से होते हुए कहां आती है? ब्रुश Y के दूसरे सिरे तक पहुंचती है तथा बैटरी के दूसरे टर्मिनल तक पहुंचती है, जिससे उस कुंडली में एक घूर्णन कंप्लीट होता है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जिसको नियंत्रित कौन करता है? दिक् परिवर्तक उसको नियंत्रित करता है। तो देखिए, तत्पश्चात कुंडली में घूर्णन प्रारंभ होता है जो
घूर्णन प्रारंभ होता है जो दिक् परिवर्तक द्वारा नियंत्रित रहता है तथा विद्युत मोटर कार्य करती है। ये विद्युत मोटर की कार्य प्रणाली हमने पढ़ ली है आज, और इसके साथ ही अपनी कक्षा का भी समय होता है, और हम अगली क्लास में आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आएंगे जिसका नाम होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्ति, जिसका नाम होगा विद्युत जनित्र। तो हम विद्युत जनित्र और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसलिए आज हम आपसे विदा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका द स्मार्ट स्टडी जयपुर में समय देने के लिए। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।